नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एट्रियल फ्लटर को लेकर के। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे एट्रियल फ्लटर कैसे होता है जनरेट। तो इसमें सामान्य तौर पर कुछ री एंट्री पाथवे होते हैं जो घूम घूम करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं। बाकी सारी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे एट्रियल फ्लटर के मामलों को। और इसमें जब कभी भी हम टैकीकार्डिया के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें समझ में आती हैं। अगर स्टेबल टैकीकार्डिया है तो उसमें रेगुलर रिदम वाले कॉलम में हम यहाँ पर जाएंगे। इसमें रेगुलर रिदम वाले कॉलम में जाएंगे जिसमें हमें कई सारे मामले देखने को मिलेंगे। साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है। साइनस टैकीकार्डिया के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अभी हम फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया इसको भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम इन सारी चीजों के लास्ट में जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलर रिदम वाले सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में रेगुलर रिदम रखते हुए जो लास्ट में हमें चीजें मिलती हैं उसमें क्या होता है, फ्लटर वेव्स मिलते हैं, शॉर्ट टूथ शेप के वेव्स मिलते हैं। ये होता है एट्रियल फ्लटर। और इसमें इसी के रिस्पॉन्स में वेंट्रिकल भी अपने आप को तैयार करती है, लेकिन कुछ न कुछ ब्लॉकेज मिलता है, इसलिए इसमें आप देखते हैं 2:1, 3:1 इस तरीके के ब्लॉकेज आप यहाँ पर देखने को पाते हैं। सारी चीजें हमने पहले आपको डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम इस पर नहीं चलेंगे। डिटेल में इस कॉलम पर बात हुई, एक बार रिकॉल करने के लिए मैंने इसकी बात रखी है। यहाँ पर एट्रियल फ्लटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें प्रेजेंटेशन मिलता है वो पाल्पिटेशन का मिलता है। पर्सन आते हैं, कहते हैं उन्हें अपनी धड़कन सुनाई दे रही है। पर्सन सामान्य तौर पर ऐसे लोग स्टेबल होते हैं। आप कॉलम में चलेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें पर्सन जो होता है वो स्टेबल होता है, उसका ब्लड प्रेशर में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ब्लड प्रेशर में दिक्कत नहीं होती। और QR कॉम्प्लेक्सेस, QR के जो ड्यूरेशन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। बस होता क्या है कि एट्रिया में कुछ तेजी से सिग्नल जनरेट होता है और इसके लिए री एंट्री पाथवे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारी चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे, सब आपको समझ में आएगा। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, रिदम कैसी होती है दोस्तों, रेगुलर होती है। क्या होता है, रेगुलर होती है। QRS जो कॉम्प्लेक्सेस का ड्यूरेशन होता है वो भी ठीक होता है, इसमें रेगुलर रिदम होती है। इसमें P वेव्स भी होते हैं, शॉर्ट टूथ अपीयरेंस के साथ होते हैं। तो होता क्या है, इसमें 2:1 AV कंडक्शन, हमें 3:1 AV कंडक्शन, 4:1 AV कंडक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्या कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2P के बाद एक QRS, 2P के बाद एक QRS, ऐसी चीजें हम यहाँ पर देखने को पा सकते हैं। तो 2P के बाद एक QRS। इसी तरीके से 3:1 में देखें 3P वेव्स और उसके बाद QRS, 3P उसके बाद QRS, ऐसे ही P के 4 वेव्स होने के साथ एक QRS की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? आप जानते हैं SA नोड से AV नोड और AV नोड से बंडल ऑफ हिज तक सिग्नल जाता है। अगर यहाँ पर कोई री एंट्री पाथवे जनरेट हो जाए जो सिग्नल को लगातार जल्दी जल्दी भेजने लगे तो ठीक बात है, सिग्नल तो आएगा, P वेव्स तो बनेंगे, लेकिन हर एक वेव AV के थ्रू आगे जाकर के QRS कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता। आप जानते हैं P वेव्स बनने के बावजूद यहाँ पर QRS इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इतनी तेजी से होने वाली फायरिंग को AV नोड रोक लेता है, इसीलिए 2:1 का वहां पर ब्लॉक, 3:1 का ब्लॉक हमें देखने को मिल सकता है। तो एट्रियल फ्लटर, इसमें क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन अकरिंग एट ए रेट ऑफ अराउंड 300 बीट्स पर मिनट, 300 तक जा सकता है। आपको याद है ना, क्या आपको पता है कि नॉर्मल जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है, टिल 100 तक होता है ना, 100 से कम, 60 से 100 तक। अगर मैं कहूँ 150 तक तो वो होता है दोस्तों साइनस टैकीकार्डिया। उसके बाद साइनस टैकीकार्डिया के बाद क्या होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि जाता है 250 तक, यहाँ तक 250 तक सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसके बाद 350 तक क्या होता है, एट्रियल फ्लटर होता है, एट्रियल फ्लटर। 350 के बाद क्या होता है दोस्तों, 350 के बाद क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो इस तरीके की जानकारी हमारे पास है। तो इसमें 300 या 250 से 350 तक कुछ भी इसके हार्ट बीट्स हो सकते हैं और ये एट्रियल री एंट्री मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। इसमें फ्लटर वेव्स पाए जाते हैं, हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर ऐसे फ्लटर वेव्स मिलते हैं। इसमें ब्लॉकेज क्यों हुआ, तो आप जानते हैं एट्रियल जो बीट रेट होती है वो 200 से 350 तक होती है, लेकिन हर एक जो
सिग्नल का प्रोपेगेशन होता है उसको एवी नोड नहीं होने देता है, और एवी नोड सामान्य तौर पर 150 से 200 तक के ही सिग्नल आगे भेज सकता है, तो बाकी बचे हुए रुक जाते हैं, इसलिए उनके पी वेव तो होते हैं लेकिन QRS नहीं होते। इसलिए यहाँ पर एक ब्लॉक होता है 2:1 से लेकर 4:1 तक के ब्लॉकेज हमें देखने को मिलते हैं। इशियोलॉजी क्या हो सकती है दोस्तों? इशियोलॉजी हो सकती है मिट्रल वॉल्व की डिजीज, हाइपरटेंशन। मिट्रल वॉल्व की डिजीज होने के नाते क्या होगा? फ्लूइड इकट्ठा होगा और वो दबाव पैदा करेगा, अंदर अंदर दबाव पर पैदा करते ही वहां पर क्या होगा? ब्लड इकट्ठा होंगे तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने वाले कुछ साइट तैयार हो जाएंगे जहां री एंट्री पाथवे तैयार होते हैं। पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, COPD जैसी चीजें, और इडियोपैथिक कुछ कॉजेज हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसमें एरिथमिया ऐसा जिसमें शॉर्ट टूथ वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हम इसकी प्रेजेंस को देख सकते हैं दोस्तों, एट्रियल फ्लटर को। इसमें देखिए हमें ये पी वेव्स मिल रहे हैं और ये शॉर्ट टूथ है जिसमें देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 2:1 का ये ब्लॉक, 2:1 का ब्लॉकेज है। आप इस चीज को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं सीधे तौर पर 2:1 का। तो इधर देखिए 2P के बाद एक QRS हुआ, फिर 2P हुए, फिर उसके बाद QRS हुआ। तो इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है दोस्तों? एट्रियल फिब्रिलेशन में एक्चुअल में पी वेव्स तो होते हैं लेकिन वो स्पष्ट दिखते नहीं, इसीलिए यहाँ पर नॉन आइडेंटिफाइबल पी वेव्स हमें देखने को मिलेंगे। और जो RR इंटरवल है वो भी इरेगुलर होता है। आप RR इंटरवल को भी इरेगुलरली यहाँ पर देखने को पाते हैं। तो INI-CET में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन एट्रियल फिब्रिलेशन का। फ्लटर और फिब्रिलेशन में अंतर होना चाहिए। वहां पर जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो अप टू 350 तक, फिब्रिलेशन में 350 के बाद, ये चीज याद रखना होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एट्रियल चैम्बर का साइज बढ़ जाए। मैंने भी आपको बताया था ना, एट्रियल चैम्बर का साइज का बढ़ना, और इसके कारण अभी देखिए मिट्रल वॉल्व की कोई डिजीज है जो फ्लूइड को नीचे नहीं उतरने दे रही है, ब्लड नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होते ही दीवारों पर स्ट्रेस पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा, और इसके कारण वहां पर कुछ जगहों से इलेक्ट्रिकल रिदम जनरेट हो सकते हैं री एंट्रेंट पाथवे के। तो ये कोई स्टेबल री एंट्रेंट सर्किट हो, या फिर ये हो सकता है एट्रियल फोकस से ही, एट्रिया के ही किसी फोकस से रैपिड डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इस तरीके के मामले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसमें जो करंट होते हैं वो अगर काउंटर करंट री एंट्री अगर कुछ स्टार्ट होती है तो सामान्य तौर पर आप एट्रिया के भीतर, आपका हार्ट का ये साइट है, यहाँ पर काउंटर करंट ये सिग्नल जनरेट होता है। कैसा दोस्तों? काउंटर करंट सिग्नल जनरेट होते हैं, और इसका असर आपको जो देखने को मिलता है वो इंफीरियर वॉल पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? इंफीरियर वॉल पर इसका असर देखने को मिलता है। और आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के टॉपिक में पढ़ रखे हैं, यहाँ पर कौन सी लीड पर हम इसके इफेक्ट को देख पाएंगे? लीड 2 पर, लीड 3 पर और AVF पर इसके असर को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टूथ फ्लटर वेव्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लीड 2 पर, 3 पर, AVF पर, और यहाँ पर कई सारे पी वेव्स हमें देखने को मिलते हैं। पी वेव्स कई सारे हमें देखने को मिल देंगे। QRS का जो उसके साथ रेशियो होता है वो 2:1, 3:1 जैसी चीजें यहाँ पर संभव हैं। अब आगे चलते हैं एट्रियल फ्लटर के मामलों को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मैनेज कैसे करना होगा? हमें उस रेट को कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए बीटा ब्लॉकर या वेरापेमिल, क्या ये नॉन DHP जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनको देना होगा, या फिर क्लास 2 जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, या फिर हम डिजॉक्सिन भी यहाँ पर दे सकते हैं ताकि हम रेट को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नॉन DHP हमें देना है, DHP नहीं देना है। नॉन DHP देना है, DHP नहीं देना है। नॉन DHP जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम रेट को कंट्रोल कर सके एट्रियल फ्लटर के मामलों में। याद रहेगा, जैसे जैसे पल्स रेट बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क ऑफ एम्बोलाई जनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एट्रियल फ्लटर हो या एट्रियल फिब्रिलेशन हो, उसमें रिस्क ऑफ एम्बोलाई फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। हेमोडायनेमिकली अगर कोई पर्सन कॉम्प्रोमाइज्ड हो, खासतौर पर हेमोडायनेमिकली कोई पर्सन अनस्टेबल हो, यानी
जो पर्सन कोलैप्स हो या जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से नीचे चला जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पर 90 mmHg से नीचे चला जाता है तो हम उसे हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट कहते हैं और उसमें फीबल पल्स मिलते हैं। ऐसे लोगों में रिस्क ऑफ एम्बोलाई फॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब बात करें तो हमारे सामने जब कभी भी इस तरीके के मामले आते हैं तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले एट्रियल फ्लटर जैसे मामले हो या फिब्रिलेशन जैसे मामले हो, तो मैंने आपको बताया है ना, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के जो क्लासेस बनाए गए हैं उसमें क्लास 1, क्लास 3 ये दोनों ही रिदम को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। किसको? रिदम को कंट्रोल करते हैं। क्लास 2 और क्लास 4 ये रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर बेसिक टारगेट पूछा जाए तो एट्रियल फ्लटर में आप रेट के कंट्रोल को पहला इनिशियल एम मानेंगे एट्रियल फ्लटर के मैनेजमेंट में। उसके बाद आप एंटीकोआगुलेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है ना, क्लास 2 और क्लास 4 का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, रेट को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। तो क्लास 2 और क्लास 4 याद है। और इसके बाद हम एंटी एरिथमिक जो मेडिकेशन हो सकते हैं रिदम को कंट्रोल करने वाले, क्लास 3 हो गया, क्लास 1C हो गया, क्लास 1A के मेडिकेशन हो गए, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन रिदम को कंट्रोल करने वाले या रिदम को मैनेज करने वाले जो मेडिकेशन होते हैं जैसे एबिटुलाइड या फिर एमियोडारोन क्लास 3 के मेडिकेशन, ये बेसिकली क्लास 3 के एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस हैं। इन्हें हम केमिकल कार्डियोवर्जन की कैटेगरी के तौर पर लेते हैं। साइनस रिदम को अगर हमें प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है तो डीसी कार्डियोवर्जन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर पर्सन हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हमें डीसी कार्डियोवर्जन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्लास 2 ये जो एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस होते हैं इस पर सवाल पूछा गया है। सारे क्लासेस का नाम दिया होगा, उसमें क्लास 2 को आपको सेलेक्ट करना होगा। वो ऐसे एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस हैं जो लॉन्ग टर्म रेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर क्लास 3 को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाएं तो क्लास 3 जो एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस होते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर भी सवाल पूछा जाता है। तो क्लास 3 को लेकर के पूछा गया है, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कि एट्रियल फ्लटर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कार्डियक रिपोलराइजेशन की ड्यूरेशन को लंबा करके। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिपोलराइजेशन करते हैं। अब चलें हिमोडायनेमिकली अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें हिमोडायनेमिकली अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो एट्रियल फ्लटर को ट्रीट करने का तरीका सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन होता है। आपको पता होना चाहिए कैथेटर एबलेशन भी एक एट्रियल फ्लटर का ट्रीटमेंट का तरीका हो सकता है। उस सर्किट को हमें ब्लॉक करना जरूरी होगा। एक केस स्टडी लेते हैं। 65-year-old रहीम अंडरगोज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ड्यू टू सीवियर सिम्टोमेटिक CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसमें होता है क्या, सर्जरी अनकॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। पेशेंट एडमिट किया गया CT ICU में हिमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के लिए। ओवरनाइट रैपिड रिस्पॉन्स जिसको टैकीआरिथमिया कहते हैं पेशेंट के टेलीमेट्री स्ट्रिप पर देखने को मिल गया। टेम्परेचर तो ठीक है, पल्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, 150 तक है, रेस्पिरेशन ठीक है, BP भी ठीक ही है, इंसिजनल चेस्ट पेन तो है, अदरवाइज पर्सन एसिम्प्टोमेटिक है। पेशेंट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को दिखाया गया है और इनके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है 1:1 का ही तो मामला नजर आ रहा है। ये है क्या, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर फ्लटर का मामला होता तो आपको पता है इस मामले में होता क्या, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास 3:1। एक सेकेंड, ये है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा फिब्रिलेशन वाले को देखें। फिब्रिलेशन वाला अगर आपको ECG की स्ट्रिप दी गई होती तो उसमें क्या होता है, देखिए RR इंटरवल क्या होते, इरेगुलर होते। आप देख सकते हैं RR इंटरवल क्या होते, इरेगुलर होते एट्रियल फिब्रिलेशन में। P वेव आपको बहुत स्पष्ट नजर नहीं आता, कुछ जगहों पर T वेव्स जैसा कुछ आपको दिख सकता था, लेकिन P वेव्स आपको नजर नहीं आते एट्रियल फिब्रिलेशन में। फ्लटर में क्या होते हैं, ये शॉर्ट टूथ वेव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसमें RR इंटरवल को एक बार चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ 1 2 3 4 बड़े ब्लॉक्स हैं, यहाँ थोड़ा सा घटा हुआ है। फ्लटर बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो शॉर्ट टूथ जो वेव्स हैं ये हमें जानकारी दे रहे हैं ये एट्रियल फ्लटर हो सकता है। अगर मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया होता है दोस्तों तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन जैसा ही RR इंटरवल जो होते हैं कांस्टेंट नहीं रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं,
एट्रियल फिब्रिलेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पी वेव की प्रेजेंस होती है। इसमें पी वेव मिलेंगे, इसमें पी वेव नहीं मिलते हैं। कल्पना करें इसमें एट्रिया के भीतर बहुत सारे साइट्स डेवलप हो जाते हैं जहां से सिग्नल जनरेट होता है, और इसमें क्या होता है, संख्या थोड़ी कम होती है जहां से सिग्नल जनरेट होता है। तो मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस चीज को आप जस्टिफाई करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए शॉर्ट टूथ जो वेव्स हैं वो आपको देखने को मिल रहा है 150 पर यही होगा। और इसमें क्या है, ब्लॉकेज जो एवी नोडल ब्लॉक है वो यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं है, ये चीज आप देख सकते हैं। तो बाय बेस्ड ऑन दिस पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें होगा क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं। एट्रियल फिब्रिलेशन में तो बहुत अलग तरीके से होता, मल्टीफोकल भी लगभग ऐसा ही होता। यहाँ पैरेक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये संभव लग रहा है। यहाँ पर पैरेक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया संभव है, इस इमेज के आधार पर तो ऐसा ही लग रहा है, पीएसवीटी जैसा ही लग रहा है। लेकिन देखते हैं, एट्रियल फ्लटर होता, ब्लॉकेज जरूर होता, साइनस टैकीकार्डिया भी नहीं हो सकता है। तो अगर एट्रियल फ्लटर इसको कहना होता दोस्तों, तो थोड़ा सा वो जो ईसीजी है ना वो गलत उठा ली गई है एक्चुअल में, ये पीएसवीटी जैसा लग रहा है ना, तो पीएसवीटी जैसा ये लग रहा है, ये पीएसवीटी जैसा ही है, इसको मैं सही कर लेता हूं। हमने चूंकि ईसीजी गलत सेलेक्ट कर लिया था, ईसीजी कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें आप देखें लगभग जो पल्स रेट है वो तो ठीक है 150 तक है, और आपको 3:1 का एट्रियल फ्लटर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से इस तरीके की स्ट्रिप जिसमें फ्लटर वेव्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है, पी वेव्स प्रेजेंट हैं, रेगुलर रिदम है, इस चीज को भी आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मामला एक्चुअल में एट्रियल फ्लटर का है। अगर आप MAT की बात करेंगे तो उसमें आपको पता ही है, इरेगुलर रिदम होगा, वेरिंग इंटरवल का, एटलीस्ट 3 अलग अलग तरीके के पी वेव्स की मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। MAT में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करेंगे, ये भी लगभग ऐसा ही होता है, रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स, जिसमें इरेगुलर आपको RR इंटरवल मिलेंगे, और पी वेव्स आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। MAT में पी वेव्स मिल जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में वो भी नहीं मिलेगा। पैरेक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में 150 से 250 तक बीट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नैरो QRS, लेकिन उसमें भी पी वेव्स अब्सेंट होते हैं, वो QRS में ही जाके मर्ज हो जाते हैं। एट्रियल फ्लटर में शॉर्ट टूथ पैटर्न होता है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साइनस टैकीकार्डिया में तो बिल्कुल भी 100 to 150 तक होता है, और पी वेव्स उसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलते, सारी चीजें होती हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं पैरेक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को लेकर के। पैरेक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का जो सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है वो री एंट्रेंट ओरिजिन का, और उसमें भी एवी नोड के आसपास, एवी नोड के लेवल पर बार बार घूम घूम करके सर्कल बनता है और वही सिग्नल को आगे भेजते रहता है। इस वजह से आपको PSVT के मामले देखने को मिलेंगे। इसमें QRS कॉम्प्लेक्सेस तो होते हैं, पी वेव्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, टी वेव्स आपको मिलेंगी। तो इस तरीके की फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है एवी नोड पर री एंट्रेंट टैकीकार्डिया का ये मामला, और इसमें आपको क्या मिलेगा, रिदम रेगुलर होगा, नैरो QRS होगा, इसमें नॉर्मल पी वेव्स नहीं मिलेंगे, टी वेव्स मिलेगा, QRS में ही पी जाकर के छुप जाता है, इसलिए PSVT में ये चीजें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसमें ये ऐसा टैकी एरिथमिया है जो सामान्य तौर पर लेडीज में इसकी ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये देखे गए हैं। एपिडेमियोलॉजी में ऐसी फीमेल जो 30 to 50 ईयर्स की होती है, उनमें PSVT के मामले ज्यादा देखे गए हैं। इसकी इशियोलॉजी इडियोपैथिक होती है, खासतौर पर कई बार लड़कियों को आदत नहीं है और उन्होंने अल्कोहल ले लिया पार्टी में, इसी तरीके से स्ट्रेस लेने वाले लोगों में। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी, WPW सिंड्रोम, इसके मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें री एंट्रेंट फेनोमेनन, और वो भी एवी नोड के आसपास जो जनरेट होने वाला AVNRT का मतलब समझते हैं आप, एवी नोड पर री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। और दूसरा इसका पैटर्न हो सकता है AVRT में क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया, री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। तो इस तरीके के जो री एंट्री वाले फेनोमेनन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है कि एवी नोड पर ही सर्किल बन करके सिग्नल नीचे जाता रहे, ये सबसे बड़ा कारण, करीब 60% मामले इसी के होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक सर्किल बन जाए, AVNRT उसी को कहते हैं, AVNRT। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एपिसोडिक पाल्पिटेशन होगा, और हर बार ये 10 से 15 मिनट के लिए रहेगा। एपिसोडिक पाल्पिटेशन होते हैं, इसमें कुछ मामलों में पोस्ट पाल्पिटेशन डायूरेसिस होता है, पेशेंट को बार बार यूरिनेशन की
टेंडेंसी हो सकती है ड्यू टू एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड के रिलीज होने की वजह से ऐसा पॉसिबल है ANP यहाँ पर रिलीज हुआ हो। और जब आप इसको अप्रोच टू टैकीकार्डिया वाले मामलों में कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपको PSVT यहाँ पर मिलेगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बहुत सारे मामले इसमें AV नोड पर। तो इसमें जो खास बात हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, P वेव QRS में ही जाकर के छुप जाता है, इसलिए P वेव आपको नजर नहीं आते हैं और ये जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर QRS ये डेवलप होता है। ये टिपिकल AVNRT जो PSVT के कारणों में से देखा जाता है। इसमें चूंकि पैराक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर मामले होते हैं तो इसमें नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हार्ट रेट जो 100 से ज्यादा होता है, 100 से ज्यादा क्या, मैं अगर इसको कहूं सीधे तौर पर तो ये 150 से ज्यादा होता है और इसमें रेगुलर RR इंटरवल होंगे और इसमें सारे सिग्नल वेंट्रिकल तक पहुंचते हैं। एट्रिया अगर मान लीजिए 150 से ज्यादा मैंने बोला तो अगर कल्पना करें एट्रिया 160 से अगर अपने कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, सिग्नल को जनरेट कर रहा है, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन वाले जो भी वो होंगे वो पूरे के पूरे यहाँ पर मिलते हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। यहाँ पर इस सिचुएशन की अगर हम कंपैरिजन PSVT का, अगर इससे पहले जो हमने पढ़ा था एट्रियल फ्लटर, तो उसमें क्या था, हमें ब्लॉकेज देखने को मिला था, सारे सिग्नल AV नोड से आगे नहीं जाते हैं, जबकि जो भी इलेक्ट्रिकल रिदम होता है वो PSVT में सारे के सारे चले जाते हैं। चूंकि इतना ज्यादा सिग्नल होता नहीं तो AV नोड रोकता नहीं। आप जानते हैं 200 तक अगर है तो सारा का सारा बाईपास हो जाए, 200 से ऊपर जाता तब AV नोड रोकना शुरू कर देता। इसी वजह से वहां पर 2:1 3:1 के पॉज हमें मिलते हैं। कहां पर, हम जो आपसे बात कर रहे हैं फ्लटर की बात, वहां पर आप शॉर्ट टूथ वेव्स और 2:1 3:1 वाली बातें वहां पर देखने को पाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि रिदम की बात, तो PSVT में रिदम रेगुलर होता है लेकिन P वेव्स नहीं होते हैं, वो बरीड हो जाते हैं ना, इसी में छुप जाते हैं QRS में। अगर मैं फिब्रिलेशन की बात करूं तो वहां एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर RR इंटरवल होता है, जिस पर INI CET ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही आसान सी बात है। और PSVT के जो मामले होते हैं वो AV नोड पर री एंट्रेंट करंट के जनरेट होने के नाते सिग्नल नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है और कुछ सिग्नल यहाँ पर घूमते रहते हैं और उसी को फॉलो करके हर सर्कल पर नीचे की ओर ट्रेवलिंग होती है, सिग्नल नीचे उतरते रहते हैं और इसी की वजह से समस्या यहाँ पर होता है। तो री एंट्रेंट सर्किट जो कि एक लूप बना लेता है अराउंड द AV नोड, ये चीज हमें देखने को मिलती है। पर्सन जो भी प्रेजेंट करते हैं सामान्य तौर पर क्या होंगे, ये पाल्पिटेशन के साथ आएंगे। अगर बहुत अनस्टेबल पेशेंट रहा तो उसे चक्कर आ सकता है, अनकॉन्शियसनेस के साथ आ सकता है। सामान्य तौर पर इसमें एपिसोडिक सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन, इसमें एपिसोडिक पाल्पिटेशन होता है। जो पाल्पिटेशन होते हैं दोस्तों वो सडन होता है और खुद ही खत्म भी हो जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप में होता है लेकिन सामान्य तौर पर फीमेल, और वो भी 30 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में। इनमें रेगुलर टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन होगा, एंजाइटी होगा, डायफोरेसिस, लाइट हेडेडनेस और चेस्ट पेन भी हो सकता है। सिंकोप इसमें अनकॉमन होता है, क्यों? क्योंकि एट्रियल ओरिजिन का है। पॉलीयूरिया भी हो सकता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। इसमें क्या होता है, ANP रिलीज होता है, इस वजह से हो सकता है जब पेशेंट का हालत ठीक हो तो उसके कारण उसके बाद ANP के रिलीज होने की वजह से वहां पर डायूरेसिस हो। आप इसका कारण सोच सकते हैं क्या? ANP कब रिलीज होता है? कल्पना करें किसी भी तरीके से अगर ब्लड यहाँ इकट्ठा हो रहा हो, आप कल्पना करें यहाँ ब्लड अगर इकट्ठा हो रहा हो तो वो स्ट्रेच दीवारों पर छोड़ता है ना, स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पर ANP रिलीज होते हैं, आप जानते हैं। और यहाँ पर ये जो री एंट्रेंट पाथवे जब भी रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड के कलेक्शन का उसमें बड़ा रोल होता है। इस तरीके के जो री एंट्रेंट पाथवे होते हैं ना, ब्लड इकट्ठा हो गया एट्रिया में, उसके कारण इलेक्ट्रिकल कुछ सेंटर जनरेट हो जाते हैं। AV नोड पर ही जनरेट हो गया री एंट्रेंट पाथवे वाले। वो हुआ क्यों? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के यहाँ AV नोड है तो यहाँ ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा है, इसके कारण यहाँ एक री एंट्रेंट पाथवे जनरेट हो जाता है और AV नोड के अराउंड, और यहाँ ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो किसी भी पैथोलॉजिकल वजह से जो ब्लड नीचे नहीं उतर पा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने पर ANP कौन सा रिफ्लेक्स होता है, वेन ब्रिज रिफ्लेक्स का जो मामला होता है उसकी वजह से ANP यहाँ रिलीज होता है, जिसके कारण डायूरेसिस होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं किस तरीके से AV नोड पर री एंट्रेंट पाथवे मिलते हैं। तो सामान्य तौर पर ये AV नोड पर री एंट्रेंट पाथवे होते हैं, जिसको बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस इतना जानना है कि ये 60% मामला होता है PSVT का AV नोड पर ही री एंट्रेंट पाथवे की वजह से। ये उन लोगों में होता है जिसमें टोटली नॉर्मल हार्ट की कंडीशन होती है, जिनमें कोई
कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री नहीं होती, अचानक से इनमें ये चीज डेवलप होती है। शराब पिया नहीं, पार्टी में गए, दारू पिया नहीं कि ये कंडीशन स्टार्ट हो गई। रिसेंटली उन्होंने अल्कोहल या कॉफी पिया हुआ, ऐसी हिस्ट्री हमें मिल सकती है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज होगी कि रिसेंटली अगर हमने अल्कोहल को कंज्यूम किया है तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। केस स्टडी लेते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पर आधारित एक केस स्टडी हम देखते हैं, जिसमें हम पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात देखेंगे। 25-year-old मेल है, प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी रूम कंप्लेनिंग ऑफ पाल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस एंड स्वेटिंग। ठीक बात है। अब इस पर्सन की कुछ और केस स्टडी में हमारे पास बातें जुड़ी हैं। ड्यू टू एग्जाम प्रेशर टुडे ही हैड डजन ऑफ कप्स ऑफ एक्सप्रेसो, यानी एक्सप्रेसो कॉफी उन्होंने पिया है और इसके कारण वो अपने आप को जगाने और वर्किंग के लिए एक्टिव रहना चाहते थे। पास्ट हिस्ट्री अनरिमार्केबल है। पास्ट हिस्ट्री क्या है? अनरिमार्केबल है। पल्स बढ़ा हुआ है, बीपी ठीक ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। ईसीजी पर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद रिदम, तो रिदम तो इसमें मेंटेन रहता ही है। बेस्ट स्टेप टू मैनेज, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? कॉफी पिलाना चाहिए? बदमाशी वाली बात हो जाएगी। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन नहीं है। वेलसेल्वा मैनवर या एडिनोसिन इन्फ्यूजन, तो हम इनमें वेलसेल्वा मैनवर के लिए हम इस पर्सन को कह सकते हैं। वेलसेल्वा मैनवर क्या होता है अभी हम उस चीज पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें होता क्या है, पर्सन को हम कहेंगे वेलसेल्वा मैनवर के तहत कि वो ब्रीथ लें, मुंह को बंद करके सांस लें, टेक ए ब्रीथ एंड क्लोज माउथ, सॉरी ये एक बार ब्रीथ लें और उसके बाद मुंह को बंद कर लें। उसके बाद पुश आउट ब्रीथ एंड स्ट्रेन फॉर 15 सेकेंड। तो इसमें क्या करना, मुंह को बंद करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का प्रयास करें। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो बीपी बढ़ने पर क्या होता है, हार्ट रेट स्लो डाउन होता है। आप जानते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आपने प्रयास करके बीपी को बढ़ाया, हार्ट रेट स्लो डाउन होगा ही। और उसके बाद आप हवा को जब छोड़ेंगे तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा और पर्सन के हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर स्लो डाउन नहीं होते हैं तो फिर आप प्रयास करेंगे। फिजियोलॉजी में आप जानते हैं ना, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसका हमने फायदा उठाया बीपी को बढ़ा करके। तो हमने क्या कहा, हवा लें अपने भीतर और एक प्रेशर जनरेट करते ताकि ब्लड प्रेशर शूट आउट हो। इसके कारण हार्ट रेट स्लो डाउन होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम हवा को छोड़ देंगे और थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में पर्सन को रखेंगे। सामान्य तौर पर एक्यूट पीएसवीटी का मामला हो तो ऐसे मामलों में पर्सन मैक्सिमम हेमोडायनेमिकली स्टेबल ही होते हैं। वैगल मैनूवर जिसमें हमें 85% तक सक्सेस मिल सकता है। एक तो वेलसेल्वा मैनूवर या फिर हम कैरोटिड मसाज करा करके भी ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकते हैं। किसी एक साइड से हम मसाज करेंगे, ये पॉसिबल है। अगर नहीं हो पा रहा है तो एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके 6 mg या फिर उसके बाद 12 mg 3 टाइम्स हम इसे ट्राई कर सकते हैं इसके इन्फ्यूजन को। इसके भी फायदा नहीं हुआ तो 1A 1C या क्लास 3 जो रिदम को कंट्रोल करने वाले बेसिकली मेडिकेशंस होते हैं उनको हम ट्राई कर सकते हैं। बहुत रेयर मामलों में पीएसवीटी का पर्सन आपको शॉक की कंडीशन में आए, वरना शॉक में नहीं आते। अगर ऐसा हुआ तो फिर डीसी कार्डियोवर्जन करने की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट मामलों में ऐसा होता है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं पीएसवीटी में। तो आप जानते हैं अगर आपसे किसने कहा पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, यहाँ पर वेलसेल्वा मैनूवर हमें ट्राई करना चाहिए। आप समझ गए, वेलसेल्वा मैनूवर को ट्राई करना चाहिए पीएसवीटी में। अगर वो सही नहीं रहा, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में एडिनोसिन का इन्फ्यूजन देंगे और ये रैपिडली एक्ट करता है। करीब 15 सेकंड में ये एक्ट कर जाता है। ये एवी नोड पर कंडक्शन को डिले कराता है, जिसके कारण हार्ट रेट और रिदम दोनों ही कंट्रोल होने के रिस्क रहते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं एडिनोसिन दिए जाने के, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट होते हैं फेशियल फ्लशिंग, हाइपोटेंशन में जा सकता है पर्सन, ब्रोंकोस्पाज्म या चेस्ट पेन की शिकायत पर्सन कर सकता है। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पर्सन रेगुलर रिदम और उसका रेट कितना होता है 150 to 250 बीट्स पर मिनट तक होता है। इसमें नॉर्मल पी वेव्स नहीं होते हैं। ऐसे नोड नो लॉन्गर इन टू कंट्रोल द हार्ट बीट। ये ऐसे नोड नहीं बल्कि AVNRTs का सबसे बड़ा कारण होता है नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, जिसमें नैरो QRS होते हैं, RR इंटरवल फिक्स होते हैं। अगर इरेगुलर होंगे तो वो फिर फिब्रिलेशन का मामला होता है। इसमें री एंट्री सर्किट या फिर ऑटोनॉमिक कोई फोकस जनरेट हो जाता है। मैक्सिमम मामलों में एवी नोड पर ही ये री एंट्री सर्किट्स जो जनरेट होते हैं उनके कारण ये समस्या जनरेट होती है। तो री एंट्री सर्किट कहां पर जनरेट होता है दोस्तों, ये एवी नोड पर जनरेट होता है। आपको पता है इसमें
अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें देखा जाए, ये जो आपको पैटर्न दिया गया है इसमें टी और पी आपस में मर्ज कर जाते हैं और इसकी वजह से आपको हिडन पी वेव्स मिलते हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो आपको पी वेव्स नहीं मिल रहा, टी वेव्स मिल रहा है। क्यूआरएस में ही जा करके पी वेव्स हिडन हो गए हैं। ये आपको पीएसवीटी का प्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये पीएसवीटी का मामला है, जिसमें टी तो है लेकिन पी नहीं है। क्यों? क्योंकि बरीड हो गया है। याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ अच्छा सा इमेज जो कि अभी पिछली बार जो हमने ले लिया था ना, उसमें ऐसा ही था, जो गलती से ईसीजी उठा लिया था। तो उसमें क्या था, इस चीज को याद रखना। पीएसवीटी में देखिए टी वेव है और आपको एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी मिल सकता है। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पी बरीड होता है क्यूआरएस में, और ये जस्ट बिफोर या आफ्टर क्यूआरएस होता है जो उसी में बरीड हो जाता है। टिपिकल एवीएनआरटी और पीएसवीटी का मामला, और इसमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार जो गाइडलाइन, रिसेंट गाइडलाइन है, उसमें कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के या कोरोनरी जो सिंड्रोम होते हैं, क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम में, यहाँ पर एसटी सेगमेंट का जो भी अल्टरेशन होता है पीएसवीटी में, उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे। ये चीज हमारी जानकारी में होना चाहिए। और नीट पीजी में यही क्वेश्चन इसी इमेज के साथ आया हुआ था। आप देखें, 20-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन, वाइटल ठीक है, बीपी वैसे थोड़ा डाउन हो गया है, और पल्स ठीक है, और इसमें पल्स रेट 105 के आसपास है। अच्छा, बीपी डाउन है इसकी वजह से, लेकिन ईसीजी से इसका क्लू मिलेगा। और ऐसे पर्सन में हम करेंगे क्या? एड्रेनालिन देंगे, एडेनोसिन देंगे, कार्डियोवर्जन, या फिर एट्रोपिन? तो बेसिकली सबसे पहले हम एडेनोसिन ही देंगे, है ना। तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल अगर नैरो क्यूआरएस टैकीकार्डिया है तो वैगल मैनुअर आईवी एडेनोसिन या आईवी वेरापामिल या डिल्टियाजैम हम दे सकते हैं। इस तरीके के हमारे गाइडलाइन से अगर इससे टर्मिनेशन नहीं मिलता है, अब देखिए हीमोडायनेमिकली अगर स्टेबल अगर पर्सन है तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप वैगल मैनुअर ट्राई करें, आईवी एडेनोसिन या आईवी वेरापामिल आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं टर्मिनेशन होता है तो फिर एवी नोड को ब्लॉक करने वाले दूसरे मेडिकेशन देते हैं। अगर उससे भी राहत नहीं मिलता तब हम कार्डियोवर्जन तक जाते हैं। तो उसमें आप सोच सकते हैं इस्तेमाल किसका करना? एडेनोसिन का। हम जानते हैं अगर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सबसे पहली पहचान यही होती है टैकीकार्डिया या एरिथमिया का ओरिजिन कहां पर है। अगर एवी नोड के नीचे होगा तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता, बहुत ही ज्यादा ये रिस्की मामले होते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आपको पता है वेंट्रिकल से ऊपर होता है कई बार। हालांकि री एंट्री सर्किल इसके लिए वेंट्रिकल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे अगर आप देखें तो एवीआरटी वाले जो मामले हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया, तो जो एवीआरटी वाले मामले होते हैं उसमें वेंट्रिकल से भी री एंट्री सर्किल बन सकती। कैसे? ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, सर्किल जो बनेगी ना, रिसर्कलिंग जो होगी उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस उस मामले में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आप जानते हैं इसके दो मैकेनिज्म होते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के। एवीएनआरटी जो कि मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है जिसमें एवी नोड को इन्वॉल्व करते हुए री इंट्रेंट पाथवे तैयार होता है, रीसर्कलिंग होती है, लगातार सर्कलिंग होती रहती है। एक होता है एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। तो ये मामला जो होता है WPW सिंड्रोम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। हमें ज्यादा एवी नोडल वाले को ही ध्यान में रखना है। इसमें इस तरीके से ये घूम करके जाता है और ज्यादा डिटेल में इसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी। बस इतना समझना है कि इस तरीके के री एंट्रेंट पाथवे कहीं से भी हो सकते हैं। और जब कभी भी आप इसे देखें तो आप देखेंगे टी वेव्स तो है, पी वेव गायब है, क्यूआरएस है। आप देखें टी वेव है, क्यूआरएस है। क्यूआरएस जो सामान्य तौर पर इसमें देखने को मिलेगा एवीएनआरटी की वजह से अगर है, एवीएनआरटी की वजह से है तो ये एक या दो स्मॉल बॉक्सेस के भीतर ही ये समा जाएगा। मतलब ये एवीएनआरटी वाले जो मामले होते हैं उसमें क्यूआरएस नैरो होता है, ये चीज आपको पता है। इसमें टी वेव्स हैं और ये क्यूआरएस नैरो है। आप इस चीज को समझ रहे हैं। ध्यान से ये भी समझना होगा आपको कि अगर एवीआरटी होगा, एवीआरटी एट्रिया वेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, तो उस मामले में ये संभव है कि वाइड हो जाए, क्यूआरएस वाइड हो जाए। समझ गए आप? तो इस तरीके से आप इसे पकड़ सकते हैं। और पीएसवीटी या एवीएनआरटी, चूंकि 60% मामले इसी की वजह से पीएसवीटी के होते हैं। बाकी कुछ और भी मामले हैं, जैसे मैंने आपसे कहा एवी
एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकीकार्डिया जो डब्ल्यू सिंड्रोम का हिस्सा भी हो सकता है, वो मामले भी इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन 60% मामले AVNRT की वजह से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो 60% मामले हैं वो AVNRT की वजह से मिलते हैं। AVNRT कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? ये लेता है 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें ECG। और मैंने आपको बताया कि PSVT के मामले में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज्यादा है तो हेमोडायनेमिकली ऐसे लोग स्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन है, तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हमें करने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल होंगे तो कैरोटिड साइनस मसाज, एडिनोसिन, और अगर समस्या होती है तो फिर DC शॉक दिया जा सकता है। INI CET में अभी नीट में इस पर सवाल पूछा गया था। तो हीमोडायनेमिकली जब PSVT होता है तो फिर BP नॉर्मल रेंज में होगा, शॉक जैसी बात हमें नहीं मिलेगी। शॉक जैसी बात क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये एट्रियल ओरिजिन का है, एट्रियल ओरिजिन में शॉक नहीं होता है। रेगुलर नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वैगल मैनूवर ट्राई करिए, कैरोटिड साइनस का मसाज करिए, वेल्सेल्वा मैनूवर ट्राई करिए। अगर इससे सारी चीजें ठीक हो जाती है तो आप जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसे हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, कि जो कैरोटिड साइनस के मसाजेस होते हैं वो वेगल नर्व के फायरिंग कराते हैं और इसके कारण AV नोड का कंडक्शन स्लो होता है। चूंकि आपने ऐसा करके BP के सिग्नल आपने बढ़ा दिए, फायरिंग बढ़ा दिए, तो हार्ट रेट को स्लो कर दिया जाता है और इसी की वजह से आप एरिथमिया को टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको पता है IV एडिनोसिन दिया जाता है, बाकी सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारा मैकेनिज्म आपको कई बार बताने के पीछे मकसद ये था कि आप रेट और रिदम को कंट्रोल करने वाली चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब यहां पर देखिए, इस ECG को ही देखेंगे तो ये PSVT का ही मामला है। देखिए ना, नैरो QRS है, T वेव है, P वेव गायब है और रेगुलर रिदम है। तो ये बातें आपके सामने रखी गई हैं। INI CET में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन, जो नीट में भी पूछा गया। एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशन एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, BP ठीक है, ECG दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मैनेजमेंट? वेल्सेल्वा मैनूवर दिया होता वो पहले लेते, लेकिन यहाँ पर आपको एडिनोसिन दिया है तो हम उसे ट्राई कर लेंगे। प्रोफाइलेक्सिस अगर आपको करना है तो रेट को कंट्रोल कर लीजिए, बीटा ब्लॉकर, वेरापामिल या फ्लैकेनाइड दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कैथेटर एबलेशन भी हम कर सकते हैं। एक केस स्टडी हम यहाँ पर कर लें। 25-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स। ओके, यहाँ पर ECG की रिकॉर्डिंग दी हुई है और उसमें क्या होता है? रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, हार्ट रेट आपको दे रखा 150, P वेव नहीं है, ST सेगमेंट का डिप्रेशन है। तो ये समस्या क्या हो सकती है? तो ये मामला क्या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से जोड़ी जा सकती है? नहीं। यहाँ पर ST सेगमेंट का डिप्रेशन तो होता है, लेकिन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कहता है कि इसको आप कॉरोनरी आर्टरी के डिजीज से मत कोरिलेट करिए। ये उस समय की डिमांड की वजह से सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया होता है और ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मामला होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का हिस्सा नहीं है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ दिस रिदम डिसऑर्डर? तो इसमें क्या है कि रिदम डिसऑर्डर के रिकरेंस को कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? उसमें PSVT का केस दे रखा था और उसमें कैथेटर एबलेशन, एडिनोसिन, सिंक्रोनाइज्ड डिफिब्रिलेशन या नॉन सिंक्रोनाइज्ड DC शॉक। तो ये तो हम ये एट्रियल फिब्रिलेशन में हम ट्राई करते हैं या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मामलों में करते हैं। यहाँ पर हम एडिनोसिन या कैथेटर एबलेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर पेशेंट बीमार होकर के आए तो फिर हम इसे देते हैं केमिकल कार्डियोवर्जन, वरना हम अगर इसके रिकरेंस को कम करने के लिए कैथेटर एबलेशन की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल आपके पास कुछ इस तरीके से दिया जाता है, और अगर पर्सन बीमार होकर गया तब तो एडिनोसिन, अगर आप उसके रिकरेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कैथेटर एबलेशन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये अगर शॉक का मामला हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नॉन सिंक्रोनाइज्ड जो ज्यादा एनर्जी का होता है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एम्स नवंबर 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेशेंट डेवलप सडन पाल्पिटेशन, हार्ट रेट इतना रेगुलर है, व्हाट कुड बी द कॉज? तो रेगुलर है और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, BP वेव एब्सेंट है, वो सारी चीजें। तो ये PSVT के मामले के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। सडन कहा है तो खैर PSVT हो सकता है, लेकिन और इंफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए था। साइनस टैकीकार्डिया ग्रेजुअल होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मामला पेशेंट इतना सामान्य नहीं रहेगा, वो अनकॉन्शियस होकर के पहुंचता है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत डिफरेंट तरीके की चीज होती है। नीट PG 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, पेशेंट वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट
and was diagnosed supraventricular tachycardia and suddenly he became unstable. Okay, what is the next line of management? तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर वो अनस्टेबल हो गया तब तो हमें डीसी कार्डियोवर्जन के बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी अगर आप एविटुलाइड आप देते हैं तो ये रिदम को कंट्रोल करेगा, क्लास 3 ये मेडिकेशन है। और अगर आप डिल्टियाज़ैम देते हैं तो ये रेट को कंट्रोल करेगा, क्लास 4 है, आप जानते हैं क्लास 4 है। और इंट्रावेनस अगर आप फ्लैकेनाइड जो देते हैं ये WPW के मामले में होता है। ये जो मेडिकेशन होगा वो डीसी कार्डियोवर्जन का हम यहाँ पर टेक्निक अपनाएंगे। एक केस स्टडी लेते हैं, इसमें 40-year-old सागर एक बच्चे हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं पाल्पिटेशन की समस्या लेकर। पेशेंट कहते हैं कि उन्होंने मॉर्निंग में कॉफी ले लिया और उसके बाद वो टहलने चले गए, लेकिन उसके बाद उनको लाइट हेडेडनेस और उनको फ्लटरिंग सेंसेशन चेस्ट में होना महसूस शुरू हो गया। इस तरीके से कॉफी पीने के बाद जब टहलने गए तो उनको फ्लटरिंग सेंसेशन, चेस्ट पाल्पिटेशन जैसा और सिमिलर एपिसोड पहले भी हुआ था और इसमें किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है इस पर्सन की और इसमें कोई मेडिकेशन उन्होंने पहले नहीं लिया है। टेम्परेचर ठीक है, पल्स जो है देखिए 150 से के आसपास, रेस्पिरेटरी ठीक, बीपी भी ठीक ही है, फिजिकल एग्जामिनेशन अदरवाइज अनरिमार्केबल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो इमेज है वो आपको यहाँ पर देखिए आइडिया दे रहा है PSVT का, कैसे नैरो QRS और T वेव्स की प्रेजेंस। तो अब देखिए लैंग्वेज क्या होगा, बेस्ड ऑन दिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। आप जानते हैं पैराक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बाकी सारे क्यों नहीं होंगे उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो WPW सिंड्रोम होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में आपके साथ लेकर के चलेंगे। तो WPW सिंड्रोम अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे।